नमस्कार बच्चों, मैं अंगद। हम लोग आज मॉडर्न इंडिया में 1929 ईस्वी के पश्चात भारत में जो घटनाएं हुई है और 1942 ईस्वी जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक जो है अभूतपूर्व काल माना जाता है, इन दोनों के बीच की घटनाओं का आज अध्ययन करने जा रहे हैं। चूँकि हम लोगों ने पिछले क्लास में 1928 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी घटनाक्रम हुए हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ा था, तो उसी कड़ी में हम लोग आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि 1929 ईस्वी के पश्चात जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने अपनी रुख को किस दिशा में जो है परिवर्तित किया था। तो आइए इसमें हम लोग जो है मुख्य रूप से 5 से 6 बिंदु को देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि 1929 ईस्वी में वैश्विक आधार पर जो एक आर्थिक मंदी आई थी उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। आर्थिक मंदी और इसके जो अलग अलग इम्पैक्ट पड़े थे, जैसे कि मजदूर वर्गों पर क्या इम्पैक्ट हुआ, पूंजीपतियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, या फिर किसान वर्ग पे जो है इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात आप देखोगे कि आखिर इस मंदी ने भारत को कैसे प्रभावित किया था, कि इसी के पृष्ठभूमि में आगे आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे जो है घटनाएं देखने को मिलती है। तो उसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा आंदोलन ये जो है लगभग 1930 ईस्वी से लेकर 1934 ईस्वी तक चलने वाली घटनाएं हैं। हालांकि इसके बीच भी कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे इसके बीच में गोलमेज सम्मेलन, तीन गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ है, दूसरा 1931 ईस्वी में, और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1932 ईस्वी में हुआ है। तो इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। फिर जब हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो उसके पश्चात देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा भारत में किस प्रकार से एक जो है रैमजे मैकडोनाल्ड घोषणा की जाती है, जो कि एक प्रकार की सांप्रदायिक पांचांग के रूप में भी जाना जाता है। तो उसका भी अध्ययन हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। इसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये कम्युनल अवार्ड क्या था। और यहाँ पर विशेष रूप से हम लोग देखेंगे कि गांधी जी एवं अंबेडकर जी के भी जो एक समझौता हुआ है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और जब यहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग आएंगे यहाँ पर कि एक भारत शासन अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों के द्वारा लॉन्च किया जाता है, भारत शासन अधिनियम, इसे देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि आखिर 1935 के एक्ट के अनुसार ही भारत में एक चुनाव का आयोजन किया जाता है, जो कि घटना 1937 ईस्वी की है। तो यहाँ पर हम लोग इन सभी मुद्दों के ऊपर जो है विचार करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर 1929 ईस्वी में जो वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी उसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ा, और आखिर इसके पश्चात जो है भारत में किस प्रकार से सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन जो है घटित हुआ। तो आइए देखते हैं 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि 1929 ईस्वी में जो आर्थिक मंदी आई थी वैश्विक तौर पर, उसने भारत को किस प्रकार से प्रभावित किया और उसने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी किस प्रकार की भूमिका निभाया। तो 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि आखिर यह मंदी होता क्या है। मंदी का अर्थ होता है जब जो है अर्थव्यवस्था में आपके पास उत्पादन हो रहा हो, लेकिन उसे जो है खरीदने के लिए लोगों के पास जो है पैसे की कमी जब हो जाती है, तो उसे मंदी की स्थिति कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई एक फैक्ट्री है, वहाँ पे उत्पादन जो है सही ढंग से संचालित हो पा रही है, लेकिन लोगों में इतनी बेरोजगारी है, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके पास कोई भी वस्तु की खरीद करने की क्षमता जब नहीं हो, और ये स्थिति जो है लगातार कुछ वर्षों तक बनी रहती है, तो इस स्थिति को मंदी की स्थिति कही जाती है। यही स्थिति देखा गया था 1929 ईस्वी में। इसे जो है वैश्विक तौर पर सब प्राइम क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है।
जो कि शुरुआत हुआ था अमेरिका से, और आप देखोगे कि धीरे धीरे ये जो है पूरे विश्व को प्रभावित किया था। तो हमने यहाँ पर समझा कि आखिर वैश्विक आर्थिक मंदी क्या था और इसका परिभाषा क्या था। इसमें अब हम लोग समझेंगे कि इसने जो है भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। चूंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो हमारा जो सरोकार है वो भारत वाले क्षेत्र से है। तो इस मंदी ने न केवल पूंजीपति को, बल्कि आप देखोगे भारत के जितने भी लोग हैं उसको प्रभावित किया, चाहे वो किसान हो या फिर श्रमिक लोग हो या फिर जो राजनीतिक लोग थे, उन्हें भी इस मंदी ने जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर पूंजीपति वर्ग को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो जब मार्केट में लोग खरीदने वाले ही नहीं हैं, तो आखिर पूंजीपति लोग उस वस्तु को उत्पादित करके क्या करेंगे। तो आप देखोगे कि पूंजीपति वर्ग को इस समय अपने उत्पादन को घटाना पड़ा था, इसलिए इनका लाभ धीरे धीरे कम होते चला जा रहा था। तो ये इनके लिए एक बड़ी समस्या बन के रह गई थी, जिस वजह से आप देखोगे कि भारत के भी जो पूंजीपति थे, चूंकि उन्होंने इस समय अपने जो है नए उद्योग धंधे को एस्टेब्लिश ही किया था और धीरे धीरे प्रगति करना आरंभ भी किया था। दूसरी तरफ इनके पास ये भी समस्या थी कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के कारण इनका उद्योग धंधा ठीक ढंग से जो है संचालित नहीं हो पा रहा था। तो इस मंदी ने इन्हें ज़्यादा प्रभावित किया और इस वजह से इनके मन में जो है एक असंतोष की स्थिति होने लगी और इन्हें ऐसा लगने लगा कि अगर भारत में हमारा अपना सरकार होता तो इस मंदी से निकलने के लिए वो कुछ ना कुछ वो अच्छा प्रयास करती और हम लोग जो है इस स्थिति से जो है निकल पाते। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि पूंजीपति वर्ग जो है इस बात से हमेशा नाराज रहते थे और अंग्रेजों के प्रति जो है उन्होंने यहाँ पर जो है असंतोष को व्यक्त किया था। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर किसानों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। किसानों के ऊपर अगर हम बात करें इसके, तो इस समय चूंकि जब आर्थिक मंदी की स्थिति थी, तो अंग्रेजों के द्वारा एक तो पहले से ही इनके द्वारा नकदी फसलों की खेती करवाई जाती थी। दूसरी तरफ जब उद्योग धंधे में कच्चे माल की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, तो किसानों से जो है उन मालों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा खरीदी ही नहीं जाती थी। इस वजह से इनके पास तो एक तो आमदनी की समस्या होती थी, दूसरी तरफ उन्हें अंग्रेज सरकार को एक राजस्व की रकम भी देनी होती थी, जिस वजह से किसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इस वजह से इन्हें लगने लगा था कि यहाँ पर अगर स्वशासन जैसी कोई व्यवस्था होती तो इनके ऊपर करों का बोझ जो है कम हो जाता। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पूंजीपति और किसान दोनों आपको तंग होते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तरफ अगर श्रमिक वर्ग की बात किया जाए, तो आर्थिक मंदी में यह स्थिति हो जाती है कि जितने भी बड़े उद्योग धंधे होते हैं, जब वहाँ उत्पादन गिर जाता है तो वहाँ से मजदूरों की या फिर श्रमिकों की छटनी आरंभ हो जाती है। तो आप देखोगे कि इस समय में बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए श्रमिक वर्ग में भी असंतोष की स्थिति थी। अब हम लोग बात करते हैं राजनीति में। राजनीति में इस समय सबसे जो बड़ा चेंजिंग आया, उसमें आप देखोगे कि जितने भी पूंजीवादी देश थे, पूंजीवादी देश सब जो है इस मंदी की चपेट में आए थे। लेकिन एक अलग देखने को नज़ारा मिला कि जो सोवियत संघ था, जिसे हम यूएसएसआर भी कहते हैं, वो इस मंदी से मतलब निकलने में बहुत ही सक्षम थे और वहाँ के उत्पादन व्यवस्था पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह था कि वहाँ पे समाजवादी व्यवस्था लागू था। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये समाजवादी व्यवस्था क्या होता है। तो समाजवादी व्यवस्था यह होता है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उसके ऊपर जो है सरकार का अधिकार होता है और सरकार जो है अपनी जो है ज़रूरत के हिसाब से जो है अपने उत्पादन को घटा और बढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से आप देखोगे कि सोवियत जो संघ था, वहाँ पे इस मंदी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा और वहाँ का अर्थव्यवस्था बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने लगा। इस बात से भारत के जो राजनीतिक दल थे वो प्रभावित हुए। इस वजह से आप देखोगे कि इस काल में भारत में भी बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इस प्रकार के पार्टी का भारत में निर्माण होना आरंभ हो गया था। इसका अगर हम सबसे पहला उदाहरण लें तो आपको देखने को मिलेगा कि 1924 ईस्वी में एम.एन. रॉय के द्वारा, 1924 की हम लोग बात कर रहे हैं, एम.एन. रॉय
जिनका पूरा नाम मानवेंद्र राय था। इन्होंने जो है पहला जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित थे। इस वजह से 1924 ईस्वी में जब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हुआ था, जिसमें इन्होंने भाग लिया था, और यूएसएसआर के ये जो समझौता हुआ था वो ताशकंद में हुआ था, जो कि अगर हम बात करें तो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। पहले आप अगर देखोगे यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करता था। तो यहीं से मानवेंद्र नाथ रॉय ने सीख लेते हुए भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि आखिर 1929 ईस्वी में जो आर्थिक मंदी आई थी, उसने भारत के अलग अलग वर्गों पे अपना किस प्रकार का इम्पैक्ट डाला था। इसी वजह से आप देखोगे कि भारत में लगभग जो सभी वर्ग थे वो असंतुष्ट थे, और वो चाहते थे कि कांग्रेस कोई एक ऐसा जो है बड़ा आंदोलन खड़ा करे ताकि जो है वो उसमें अपना योगदान दे सके और ब्रिटिश सरकार को भारत से भगाने में उनका भी कुछ योगदान हो। इस वजह से कांग्रेस के ऊपर और महात्मा गांधी जी के ऊपर लगातार यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो एक कोई बड़ा आंदोलन जो है खड़ा करे। इसी पृष्ठभूमि में आप देखोगे कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा एक 11 सूत्री मांग रखी जाती है अंग्रेज सरकार के तहत। 11 सूत्री मांग, अगर इसके तहत हम अगर मांगों की चर्चा करें तो उन्होंने मुख्य मांगे यह रखी थी कि कृषि पे जो राजस्व है उसमें कम से कम 50% की कटौती की जाए। दूसरी अगर मांग की बात करें तो सिविल सेवा जो एग्जामिनेशन होते थे, इसमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। वहीं पहले आप देखोगे जो कि सेना होते थे, उसमें भारतीयों को उच्च अधिकारी के पद पर जो है नियुक्त नहीं किया जाता था। तो इस मांग में इस बातों को भी शामिल किया गया कि भारतीयों को सेना के उच्च पदों तक शामिल किया जाए। अगली अगर हम मांगों के ऊपर चर्चा करें तो उसमें सबसे प्रमुख था कि इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने यह प्रयास किया था कि भारतीय जो उद्योग थे उसके आयात और निर्यात संबंधित कुछ नियम बनाए थे। जैसे कि उन्होंने इसके ऊपर पहले एक हिल्टन आयोग की स्थापना की थी, और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि भारत में जो आयात होंगे वस्तु वो ब्रिटिश उपनिवेशिक हित को देखते हुए, अर्थात इसमें यह प्रावधान था कि जो भी वस्तु विदेश से आयात होंगे उसमें ब्रिटिश वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं जो दूसरे देश हैं जो भारत में अपना निर्यात करना चाहते हैं उसे जो है द्वितीयक स्थान पर रखा जाएगा। इस वजह से भारतीय लोगों को यह नुकसान होता था कि अधिक कीमतों पर भी ब्रिटिश वस्तुओं को ही उन्हें खरीदना मजबूरी हो जाता था। तो गांधी जी ने इस 11 सूत्री मांगे में इन बातों को भी इंक्लूड कर रखा था कि इस बात पे जो है जो नया आयोग बनाया गया है उसे रिवाइव किया जाए, और ऐसी जो है कोई भी नीति न बनाया जाए ताकि भारतीय उद्योगपतियों को एक तरफा नुकसान उठाना पड़े। तो इसलिए देखोगे कि इन बातों को भी गांधी जी ने इंक्लूड किया था। अगली मांगों के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो उसमें सर्वप्रमुख एक मुद्दा हो गया था कि अंग्रेजों के द्वारा इस समय नमक के ऊपर टैक्स लगाया दिया गया था। अगला जो नियम है उसमें यह प्रावधान किया गया था कि भारतीय उद्योगों को प्राथमिकता दिया जाए ताकि जो भारत में आरंभ हुए थे उद्योग अभी अभी उसे जो है मतलब एक तरह से गति मिल सके। अगली अगर हम बात करें तो उसमें यह प्रावधान किया गया था कि भारत में जो सीआईडी से जुड़े हुए नियम थे वो बहुत ही कठोर होते थे, तो उसे जो है गांधी जी के द्वारा हटाने की मांग की गई। जब इसी सभी मांगों को जो है अंग्रेजों के द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया तो गांधी जी के द्वारा 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है छेड़ा गया। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि हम जो है विनयपूर्वक हम आपकी बातों को तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप हमारे जो है 11 सूत्री मांगों को स्वीकार नहीं कर लेते हैं। तो इसमें जो है गांधी जी ने एक तरह से आह्वान किया कि अंग्रेज के जितने भी जो मतलब इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो न्यायालय हैं या फिर सरकारी दफ्तर हैं, उनकी बातों को वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक गांधी जी के इन 11 सूत्री मांगों को स्वीकार ना किया जाए।
इसी के पृष्ठभूमि में आप देखोगे कि इन्होंने नमक के मुद्दे पर सर्वाधिक जोर दिया। चूँकि नमक जो है वो चाहे वो अमीर वर्ग हो या फिर जो कमज़ोर वर्ग हो, सभी के लिए ये समान रूप से मुद्दा हो जाता है और नमक सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी होता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि इसे एक भावनात्मक मुद्दा बना दिया गया ताकि उन्हें लगे कि नमक जो है इसके ऊपर भारतीयों का अधिकार है और इसके ऊपर अंग्रेजों को टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसी वजह से आप देखोगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसी को मतलब आधार बनाते हुए इन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसकी शुरुआत गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया गया, जो कि गुजरात के साबरमती आश्रम से यह आरंभ किया गया था। इसमें इनके साथ 78 अनुयायी थे, जो कि साबरमती आश्रम से होकर ये लोग दांडी की यात्रा किए थे और यहाँ पर समुद्र के किनारे इन्होंने नमक को बनाया और प्रतीकात्मक रूप में इन्होंने इस बात का चैलेंज किया कि नमक के ऊपर जो है गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है, इस पे जो है भारतीयों का अधिकार है और इसे जो है हम बना सकते हैं और इसके लिए हम जो है स्वतंत्र भी हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि इस आंदोलन को जो है दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अगर हम बात करें तो ये 12 मार्च को शुरुआत हुआ था, जबकि ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में पहुंचकर इस नमक कानून का इन्होंने उल्लंघन किया था, या फिर आप कह सकते हो कि इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। ये आंदोलन यहीं पे ही नहीं रुका, बल्कि आगे भी आप देखोगे कि इसका जो है विस्तार होते गया। चूँकि गांधी जी जो साबरमती आश्रम से होते हुए इन्होंने दांडी की यात्रा की, इसके बीच इन्होंने जो है वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने का काम किया और ये अवेयरनेस लाने का प्रयास किया कि अंग्रेज जो है वो बाहरी हैं और वो हमारे संसाधन के ऊपर जो है कब्जा करके बैठे हैं। इसी के पश्चात आप देखोगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत बड़ी जो है जनभागीदारी देखने को मिलती है, वो चाहे महिला वर्ग हो या फिर किसान हो या फिर आप देखोगे उद्योगपति हो, सभी वर्गों ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। आप देखोगे कि इसकी जो है अलग अलग अनुभूति आपको देखने को मिल जाएगी। महिला के रूप में सबसे जो बड़े आंदोलन चलाने में सरोजिनी नायडू का नाम आता है। इन्होंने धरासना नामक स्थल पर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था और ब्रिटिश सरकार का विरोध भी किया था। वहीं अगर हम बात करें उत्तर पूर्व के क्षेत्र में, तो एक रानी हुई है जिनका नाम है रानी गिड्डलू। इनके द्वारा जो है इस कानून को तोड़ा गया था। ये जो है आंदोलन एक जगह स्थिर ना होकर आप देखोगे कि अलग अलग क्षेत्रों में फैल गया था। चूँकि यह आंदोलन भले ही गांधी जी के द्वारा नमक के सवाल पे आरंभ किया गया था, लेकिन आप देखोगे कि इसके पश्चात अलग अलग मुद्दे इस आंदोलन से जुड़ते चले गए, चाहे वो चौकीदारी कर हो या फिर जमींदारी कर हो। इन सभी मुद्दों को इन आंदोलन में जो है इंक्लूड कर लिया गया। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो महिला वर्ग थे, इन्होंने जो नशीले पदार्थ बनाने वाले कारखाने होते थे उसके ऊपर भी जो है धरना दिया गया और प्रयास किया गया कि ऐसे नशीले संस्थान बनाने वाले संस्था को जो है नष्ट कर दिया जाए या फिर उसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो यह आंदोलन जो है बड़े ही व्यापक स्वरूप ले लिया। लेकिन इसी बीच ये होता है कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है 1931 ईस्वी में, तो उसके पश्चात गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है जिसे इरविन पैक्ट भी नाम देते हैं और इसमें गांधी जी के कुछ बातों को मान लिया जाता है, जैसे कि नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया गया था उसे वापस लिया जाता है
और अन्य मांगों के ऊपर भी जो है विचार करने का आश्वासन दिया जाता है। जिसके पश्चात आप देखोगे कि गांधी जी ने कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित भी कर दिया था। अब हमने इसमें एक बात आपको बताया कि गांधी और इरविन जो फैक्ट हुआ था उसमें हमने एक बात अलग से बता दिया आपको, गोलमेज सम्मेलन। तो आइए इसे भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर ये गोलमेज सम्मेलन क्या था और क्यों जो है इसे शुरू किया गया था। तो हम इसे बीच में समझ लेते हैं, गोलमेज सम्मेलन। इसे शुरू करने के पीछे की अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो इसमें यह हुआ था कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो कि भारत आए थे, उसका कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा जो है विरोध किया गया था। इसके पीछे का कारण हम लोगों ने चर्चा किया था कि उसके जो सभी सदस्य थे वो विदेशी थे, यानी ब्रिटिश मूल के थे, और वो भारतीय मुद्दों को सुलझाने आए थे, लेकिन उसमें भारतीय सदस्य थे ही नहीं। तो इस वजह से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के द्वारा इस बात का विरोध किया गया था। हालांकि उसके बाद हम लोगों ने यह भी चर्चा किया था कि उन्हीं में से एक सदस्य थे जिनका नाम वर्केन हेड था। उन्होंने भारतीयों को चैलेंज भी किया था, अगर आप में सभी दलों में सहमति है तो एक ऐसा संविधान बना के दिखाइए जो भारत के जो भी बड़े दल हैं, राजनीतिक दल, उन्हें मंजूर हो। तो इसी में हम लोगों ने इसमें चर्चा किया था कि 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक जो है संवैधानिक कमेटी का निर्माण किया गया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसी की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो वो भी बाद में जो है मुस्लिम लीग नहीं माने थे, जिस वजह से नेहरू रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया था। तो इसी बात को सुलझाने के लिए 1930 ईस्वी में कांग्रेस एवं भारत के जितने भी राजनीतिक दल थे, इनको आपस में बातचीत करने के लिए लंदन बुलाया गया था। और ये जॉर्ज पंचम उस समय के जो राजा थे, उन्होंने जो है इस बात का आयोजन करवाया था। और उस समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम रेमजे मैकडोनाल्ड था। तो इसने एक तरह से आप कह सकते हो कि भारत में किस प्रकार से संवैधानिक विकास किया जाए, इसके लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। और ये पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। पहला सम्मेलन 1930 में हुआ था। लेकिन इस प्रथम सम्मेलन में आप देखोगे कि ना तो किसी कांग्रेस के सदस्य ने भाग लिया था और ना ही गांधी जी ने। इसके पीछे का कारण यह था कि गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांग रखी थी ब्रिटिश सरकार के समक्ष, उसे मान्यता नहीं दी गई थी, जिस वजह से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इस वजह से देखोगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस और गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। उसके पश्चात जब 1931 ईस्वी में गांधी और इरविन के बीच जब एक समझौता हुआ था, तो उसके पश्चात गांधी जी ने और कांग्रेस ने यह निर्णय लिया था कि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और उसमें जो है भारतीयों के हित संबंधी जो है मुद्दे को रखेंगे, ताकि भविष्य में एक संवैधानिक कमेटी का गठन किया जाए और भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए। अब आपको यहाँ पर एक बात ये भी समझ लेना चाहिए कि आखिर इस सम्मेलन का नाम गोलमेज क्यों था। तो गोलमेज इस वजह से इसका नाम पड़ा, चूंकि ब्रिटेन में जो ये सम्मेलन होने वाला था वो एक गोला आकार जो है वहाँ पे टेबल लगाया गया था, जिसका अर्थ यह होता है कि इसमें जो है ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा है। चूँकि आप देखोगे कि जब कोई भी जो है गोलाकार टेबल है तो कहाँ से वो शुरू होता है और कहाँ पे वो अंत होता है, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। यानी पहली बार अंग्रेज सरकार के द्वारा किसी भारतीय जो है राजनीतिक दल को जो है अपने बराबर का दर्जा दिया गया था, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस सम्मेलन में चूंकि गांधी जी ने कांग्रेस के तरफ से भाग लिया था, तो इसलिए भी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपको प्रश्न परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी के द्वारा या फिर कांग्रेस के द्वारा किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है, इसमें कांग्रेस के द्वारा भाग लिया गया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो वो 1932 ईस्वी में हुआ था। इसमें गांधी जी और कांग्रेस दोनों ने मतलब कह सकते हैं कि भाग नहीं लिया। तो इस वजह से जो है इस सम्मेलन की भी कोई जो है उपयुक्तता सिद्ध नहीं होती है। इसमें आप देखोगे कि तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था,
दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने तीनों ही सम्मेलन में भाग लिया था। हालांकि आप देखोगे कि इस सम्मेलन में भी कुछ बातों के ऊपर विवाद हो जाता है, जैसे कि रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे, इन्होंने पृथक निर्वाचन की इसमें घोषणा कर दी। अर्थात इसमें कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो अम्बेडकरवादी विचारधारी लोग थे, उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम लीग की तरह ही जो निम्न जाति से संबंधित लोग थे उनके लिए भी यहाँ पर पृथक निर्वाचन की मांग की थी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे जिस प्रकार से मुस्लिम लीग जो है अलग से पृथक निर्वाचन की तरफ बढ़ गया है और इस वजह से सांप्रदायिकता का भारत में प्रसार होने लगा है, तो अगर भारत के निम्न जाति लोगों को भी अगर ऐसा अधिकार मिल जाता है तो फिर भारत जो है अलग अलग जो है संप्रदाय में बंट जाएगा और इससे जो है भविष्य में भारत को नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से आप देखोगे कि गांधी जी इस सम्मेलन को छोड़कर पुनः भारत आ जाते हैं और फिर से जो है इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। इसी बीच गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें गांधी जी को यरवदा जेल में बंद कर दिया जाता है, जिसके पश्चात गांधी जी वहीं पे जो है आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और इस कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध जो है ये अनशन करने लगते हैं। यहाँ पर जो निम्न जाति से संबंधित लोग थे उनके लिए पृथक जो निर्वाचन की मांग की गई थी, इसे ही कम्युनल अवार्ड भी कहा गया था। तो इसी के विरोध में गांधी जी जब धरना पर बैठ गए तो कुछ दिनों के पश्चात गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक बात पर सहमति होती है कि निम्न जाति के जो लोग हैं उनके लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था न हो करके उनके लिए कुछ सीटों को आरक्षित कर दिया जाए, ताकि उनके सीट पर सिर्फ जो निम्न जाति से संबंधित लोग हैं वही चुनाव लड़ सके। तो इस बात से अंबेडकर जी भी सहमत हो जाते हैं और यह प्रावधान किया जाता है कि जो पहले 71 सीटें निम्न जाति के लोगों के लिए आरक्षित थी, इसे बढ़ाकर अब 148 कर दिया गया। और इस प्रकार से आप देखोगे कि गांधी जी ने अपना जो है आमरण अनशन तोड़ा और इसके पश्चात गांधी जी जो है निम्न जाति के उद्धार से संबंधित कार्यों में लग गए। उनके लिए रचनात्मक कार्यों में भिड़ गए, जैसे कि सूत काटना या फिर चरखा बुनना, ताकि वो स्वनिर्भर हो पाए और अंग्रेजों की गुलामी से जो है वो निकल सके। तो अभी तक हम लोगों ने 3 बातों को देखा, जैसे कि 1929 ईस्वी के जो आर्थिक मंदी थे उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत और विश्व के ऊपर। दूसरी बात हम लोगों ने अभी तक देखा कि कैसे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। और तीसरी बात हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गोलमेज जो सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसमें कांग्रेस एवं भारत के जो अन्य राजनीतिक दल थे उसकी क्या भूमिका थी। इसी बीच हम लोगों ने देखा कि 1932 ईस्वी के तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किस प्रकार से रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई, जिसके तहत गांधी जी ने आमरण अनशन के माध्यम से अंबेडकर जी को मनाने का प्रयास किया और उन्होंने इस पृथक निर्वाचन के बदले उनके लिए अलग से सीट आरक्षित करने का काम किया। अब हम लोग बात करेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा इसके पश्चात 1935 का जो एक्ट लाया था वो क्या था और उसमें क्या प्रावधान किया गया था। अगर हम बात करें 1935 ईस्वी के एक्ट की, तो इसकी पृष्ठभूमि में कुछ बातें थी जिस वजह से 1935 का एक्ट लाया गया था। जैसे कि अगर हम बात करें तो इस समय भारत में क्रांतिकारी जो राष्ट्रवाद थी वो फिर से जो है चरम पे आ चुकी थी। और दूसरी तरफ हमने जो बात किया सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके कारण भी अंग्रेजों के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ा था। और इसी दौरान आप देखोगे तो भारत में बहुत सारे जो राजनीतिक दल थे वो समाजवादी दल या फिर समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी इसकी तरफ जो है अपना झुकाव रखने लगे थे, जिस वजह से अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अगर वो भारतीयों को कुछ छूट नहीं देंगे या फिर शासन में हिस्सेदारी नहीं देंगे तो हो सकता है ये लोग जो है कम्युनिस्ट की तरफ चले जाए, जो कि इनका जो है पहले से दुश्मन था। जैसे कि अगर हम बात करें इस प्रकार के विचारधारा को मानने वाले देशों में तो वो यूएसएसआर था। जो ये विचारधारा थी वो पूंजीवाद के जो है पूरा विपरीत थी और इनका यह प्रयास रहता था जितने भी उद्योग हैं और निजी संपत्ति हैं उसके ऊपर जो है सरकार का कब्जा हो जाए।
या फिर आप कह सकते हो नियंत्रण हो जाए। तो इस वजह से जितने भी पूंजीवादी देश थे वो नहीं चाहते थे कि भारत में जो है इस प्रकार के विचार फैले। इस वजह से आप देखोगे कि इन्होंने भारत में कुछ सुधार करने का निर्णय लिया, और इससे पहले हालांकि उन्होंने भारत को स्वशासन देने का निर्णय भी लिया था, जिसका जो है आप एक झलक 1919 के एक्ट में देख भी सकते हैं। और उसी को समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन को भी गठित किया गया था, लेकिन चूंकि भारतीय दलों में एकमतता नहीं थी, इस वजह से उसे लागू नहीं किया गया था। तो उन्होंने इस बात को आगे सुधार में लाते हुए प्रयास किया कि 1935 के एक्ट में हम कुछ ऐसा प्रावधान करें ताकि भारतीयों को जो है खुश किया जा सके। तो अगर हम बात करें 1935 के एक्ट से पहले, तो हम इन 2-3 बातों को देख लेते हैं कि आखिर इन्होंने किस प्रकार से अंग्रेजों को प्रभावित किया था कि उन्हें इस प्रकार के परिवर्तन लाने को मजबूर होना पड़ा। जैसे कि अगर हम बात करें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की, तो इस समय जो हम लोगों ने पहले पढ़ भी रखा है कि HRA और HSRA ये जो संगठन थे, इनके माध्यम से जो है बहुत सारे जो है कांड किए गए। जैसे कि अगर बात करें तो काकोरी कांड, लाहौर कांड, जिसके माध्यम से इन्होंने सरकारी खजानों को लूटा। इसके साथ ही जो बदनाम अधिकारी होते थे उन्हें ये लोग मार भी देते थे। इसी दौरान आप देखोगे कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि का नाम आता है, जो कि इस आंदोलन से जुड़ गए थे। बाद में हालांकि आप देखोगे तो 1942-43 में INA नाम की संस्था बनती है, जिसके संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह थे। और इसी में जो है बाद में जुड़ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के माध्यम से अपने देश को जो है स्वतंत्र करवाना चाहते हैं। इसी बीच आप देखोगे कि एक जो घटना हम लोगों ने पढ़ा कि 1931 ईस्वी में गांधी और इरविन एक्ट हुआ था। इसमें गांधी जी ने एक शर्त इसमें रखी थी कि जो भी राजनीतिक कैदी हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। लेकिन आप देखोगे कि इरविन के द्वारा इस बात पे सहमति भी दी गई थी, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब जो है ना सिर्फ राजनीतिक कैदी थे, बल्कि इनके ऊपर पहले से भी काकोरी कांड और लाहौर कांड जैसे केस इनके ऊपर चल आ रहे थे, जिस वजह से जो है इनको 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। इस वजह से 1931 ईस्वी में कराची में जो एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें गांधी जी को काला झंडा भी दिखाया गया था, चूँकि इनके ऊपर यह आरोप लगा था कि वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने से नहीं बचा पाए। तो इस तरह से आप देखोगे कि 1935 के एक्ट में इन क्रांतिकारियों के द्वारा जो इम्पैक्ट डाला गया था, वो भी दबाव इनके ऊपर बन रहा था कि कोई एक जो है सुधार लाने का प्रयास किया जाए। इसके पश्चात किसानों ने भी जो है अपना जो है एक दबाव बनाना आरंभ कर दिया था। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि 1934 ईस्वी के आसपास सहजानंद सरस्वती, इनके द्वारा किसान सभा का आयोजन किया जाता है, और उसके माध्यम से जो है ये ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाना आरंभ कर देते हैं। उसी तरह से हमने जो पहले पढ़ा कि अब जो नए जो समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी जो बनने लगी थी, इस वजह से जो है सरकार के ऊपर जो है लगातार जो है दबाव बनता जा रहा था। और आप देखोगे कि इसी के फलस्वरूप कांग्रेस में भी एक नए समाजवादी ग्रुप जो है बन गए थे। जैसे कि आप देखोगे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये जितने भी लोग थे, इनमें जो है समाजवादी का जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। इस वजह से जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते थे, तो इसमें आप देखोगे कि समाजवादी विचारधारा का जो है ज़्यादा प्रसार देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें समाजवाद क्या होता है, तो समाजवाद में जो है सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं होती थी, बल्कि सभी लोगों के पास कैसे आर्थिक समानता हो, सामाजिक समानता हो, इस पे अब बात उठने लगी थी। इसका जो है सबसे पहली अभिव्यक्ति मिलती है हमें 1929 ईस्वी में जो लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, और इसी समय इनके द्वारा जो है पूर्ण स्वतंत्रता की भी घोषणा की जाती है। और 1929 ईस्वी में ही जो है पहली बार इनके द्वारा झंडा भी फहराया जाता है।
और इस दौरान आप देखोगे कि ये घोषणा करते हैं कि 1930 ईस्वी के पश्चात जो है जब अगला कांग्रेस का अधिवेशन होगा तो उसमें ये पूर्ण स्वतंत्रता की जो है मांग रखेंगे। और 1930 ईस्वी में जो कांग्रेस की अगला अधिवेशन होगा उसमें इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। तो ये थोड़ा ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप देखोगे कि ऐसे जो है अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के, उससे परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यह पूछा जा सकता है कि 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो लाहौर में हुआ था। और ये भी पूछा जा सकता है कि इस समय जो है कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उसमें अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक बात और याद रखना चाहिए कि ये जो लाहौर है वो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। तो मतलब आप कह सकते हो कि यह अधिवेशन रावी नदी के तट पर हुआ था। तो हम लोगों ने ये अभी समझने का प्रयास किया कि 1935 के जो एक्ट आए हैं उससे पहले जो है कौन कौन जो है घटनाओं ने ब्रिटिश सरकार के ऊपर जो है दबाव डाला था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे किसान और समाजवादी एवं साम्यवादी दलों ने जो है अपना एक संगठन बनाया था और उसका जो इम्पैक्ट जो है अब कांग्रेस के ऊपर भी पड़ने लगा था। जिस वजह से आप देख रहे हो कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र जैसे जो व्यक्तित्व हैं वो जो समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, इन्हें अब कांग्रेस में अध्यक्ष पद तक बनाया जा रहा है। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कितना जो है समाजवादियों का कांग्रेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा था। इसके साथ ही आप देखोगे कि जवाहरलाल नेहरू न केवल 1929 में बल्कि 1936 और 37 दोनों जो अधिवेशन हुए हैं इसमें भी उन्होंने जो है अध्यक्षता की थी। अगर हम बात करें 1936 के अधिवेशन की तो ये लखनऊ में हुई थी और 1937 की जो अधिवेशन है वो फैजपुर में हुई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमने जैसा कि आपको बताया कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो अध्यक्षता से लेकर भी पूछे जा सकते हैं कि किस अधिवेशन में कौन से व्यक्तित्व ने अध्यक्षता की थी। तो इस बात को लेकर आपको ध्यान रखना चाहिए। वही अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की तो इन्होंने 1938 और 1939 दोनों समय जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चाहे वो 1938 ईस्वी में हरिपुरा और 1939 ईस्वी में त्रिपुरी का अधिवेशन हो, इन दोनों जगह पर इनके द्वारा जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था। इसके साथ ही एक घटना इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब 1939 ईस्वी में जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे तो इसको लेकर थोड़ा विवाद भी हो गया था, क्योंकि गांधी जी जो चाहते थे, इनके एक समर्थक थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। ये गांधी जी इनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो है सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनने में सफल हो जाते हैं। जिस वजह से आप देखोगे कि गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस के बीच एक विवाद की भी स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यह देखा कि कैसे जो समाजवाद को मानने वाले लोग थे उन्हें अब कांग्रेस में जो है महत्व दिया जाने लगा और वो अब अध्यक्ष पद तक जो है जाने लगे थे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों के द्वारा 1935 का एक्ट लाया गया और यह प्रयास किया गया कि भारतीयों को जो है अब शासन में जो है हिस्सेदारी दिया जाए। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर 1935 ईस्वी के एक्ट में जो है क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इस एक्ट में अगर प्रावधान की बात करें तो इसमें यह कहा गया कि एक संघीय सरकार का निर्माण किया जाएगा, जिसमें जो है लगभग 50% से अधिक जो प्रांत हैं वो अपनी अगर सहमति दे देते हैं तो यहाँ पर एक संघीय सरकार का निर्माण किया जाएगा। और दूसरा जो है इसमें बात किया गया कि भारतीयों को जो है स्वशासन दिया जाएगा। स्वशासन का तात्पर्य हम लोगों ने पहले बता रखा है कि भारतीयों को जो है शासन करने का एक तरह से अधिकार दे दिया जाएगा। सिर्फ रक्षा, संचार और विदेश मामले पे जो है वो ब्रिटिशों का जो है अधिकार एक तरह से रहेगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो पहले जो 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था उसे समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। और एक तरह से यहाँ पर बात किया जाए तो केंद्र में द्वैध शासन जो है लागू कर दिया गया। और इसी एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि 1937 ईस्वी में जो है भारत में आम चुनाव कराया जाएगा,
जिसमें भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जो है इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि आखिर 1935 के एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे और इसका जो है प्रतिफल क्या निकल के आया। अगर हम बात करें इस एक्ट के प्रतिफल की, तो लगभग आप कह सकते हो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने जो है इसे शुरुआत में तो अस्वीकार कर लिया था, फिर इसी के आधार पर आप देखोगे तो बाद में इन्होंने चुनाव लड़ना जो है एक्सेप्ट कर लिया था। तो इसी जो है एक्ट के आधार पर 1937 ईस्वी में चुनाव होते हैं। इस चुनाव में आप देखोगे कि कांग्रेस का सबसे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन होता है और कांग्रेस अपने दम पर 6 राज्यों में सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं। वहीं 2 राज्यों में ये मतलब कह सकते हैं गठबंधन की सरकार बनाते हैं। वहीं मुस्लिम लीग की स्थिति इस समय बहुत खराब होती है और वो जो है किसी भी राज्य में जो है बहुमत हासिल नहीं कर पाती है। एक जो उत्तर पश्चिम का सीमा प्रांत था उसमें उन्होंने जो है सिकंदर हयात खान के साथ जो है समझौता करके वहाँ पे सरकार बनाया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने इस चुनाव में अपना बेहतर प्रदर्शन किया। इसके पश्चात आप देखोगे कि इस चुनाव के दौरान ही चूंकि मुस्लिम लीग के द्वारा एवं क्षेत्रीय जो पार्टी थे उनके द्वारा जब अच्छा प्रदर्शन नहीं किया गया, जो खासकर सांप्रदायिक पार्टी थी उन्होंने जब अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो इस समय उन्होंने सांप्रदायिकता को जो है धीरे धीरे बढ़ाना आरंभ कर दिया और साथ ही साथ इन्हें लगने लगा कि जो समाजवादी और कम्युनिस्ट लोग हैं वो जीतकर अगर आते हैं तो जो निजी संपत्ति है उसे भी छीन लिया जाएगा। तो इस वजह से आप देखोगे कि इसके पश्चात सांप्रदायिकता जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती है और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे व्यक्तित्व जो है इस बात को और भी ज़्यादा जो है हवा देने का काम करता है। लेकिन जो है इसी बीच एक घटना होती है कि 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है और इस विश्व युद्ध में जो है भारत सरकार से बिना पूछे हुए, भारत सरकार यहाँ पर कहने का मतलब ये है जहाँ जहाँ पर कांग्रेस ने अपना चुनाव जीता था या फिर जिस क्षेत्रीय पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, तो उन्होंने एक जो मंत्रिमंडल का गठन किया था और जो सरकार चला रहे थे। हालांकि अगर हम बात करें तो लगभग 28 महीने तक ये सरकार चली भी, लेकिन इसी भी जैसे कि हम लोगों ने अभी बताया कि 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हो जाती है। उसमें इंग्लैंड या फिर जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं उसने भी भाग लिया था। तो उसने बिना भारत सरकार से पूछे हुए इस युद्ध में भारत को भी शामिल कर देता है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी नाराज होती है और उसने अपने मंत्रिमंडल पद से जो है इस्तीफा दे दिया। जिसके पश्चात आप देखोगे कि यहाँ पर मुस्लिम लीग खुश होता है क्योंकि उसका उस समय जो है चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं होता है। इस वजह से वो तो चाह रहा था कि कांग्रेस की सरकार जो है किसी प्रकार से गिर जाए और वही हुआ जब अंग्रेजों ने भारत को बिना कांग्रेस से पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, तो इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है और उधर जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और इसी के पश्चात आप देखोगे कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है एक अलग से पाकिस्तान की मांग करने लगता है, जो कि 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का एक लाहौर अधिवेशन होता है। इसमें आप देखोगे तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है अब अलग से पाकिस्तान की मांग की जाने लगती है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की मांग की तो 1933 ईस्वी में सबसे पहले चौधरी रहमत अली इनके द्वारा है इस कॉन्सेप्ट को जो है इजाद किया गया था और यहीं से मतलब ये माना जाने लगा था कि जब अलग से पाकिस्तान देश बनेगा तो उसके तहत जो है कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। तो थोड़ा इस पे भी हम लोग विचार कर लेते हैं कि इनका जो है पाकिस्तान से तात्पर्य क्या था। तो पाकिस्तान पी से अगर हम बात करें तो पंजाब वाला क्षेत्र, ए से अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम का जो सीमा प्रांत था उसको ये लोग शामिल कर रहे थे, के मतलब कश्मीर और एस फॉर सिंध और तान का मतलब था। तो इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर अलग से पाकिस्तान जो है बनाने की जो है बात चलने लगी थी। और इसी लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली ने यह घोषणा की कि अब लड़कर लेंगे पाकिस्तान। ये जो नारा दिया गया था वो इसी अधिवेशन में दिया गया था।
और इसके पश्चात आप देखोगे कि हिंदू एवं मुस्लिम के बीच जो है सांप्रदायिकता धीरे धीरे जो है बहुत तेज होने लगती है, जो कि आपको 1947 में इतना अधिक हो जाती है कि लास्ट में भारत और पाकिस्तान जैसे दो अलग अलग जो है देश बन जाते हैं। तो ये हम लोगों ने अभी देखा कि कैसे 1935 के एक्ट में जो चुनाव का जो प्रावधान किया था, उसमें 1927 में चुनाव करवाया गया, जिसमें कांग्रेस ने हालांकि अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन यहाँ पर जब सांप्रदायिक जो पार्टी थे, चाहे वो मुस्लिम लीग हो चाहे हिंदू महासभा हो, उन्होंने जब अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उसके बाद उन्होंने सांप्रदायिकता को जो है बढ़ावा देना आरंभ कर दिया। और इसके पश्चात आप देखोगे कि सांप्रदायिकता इतना बढ़ गया कि अब कमोबेश यह मतलब तय हो गया था कि आगे जब भारत आज़ाद होगा तो उसमें भारत और पाकिस्तान दो ऐसे मतलब देश जो है बनने तय थे। इसके पश्चात आप देखोगे कि जब कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा जब दे ही दिया था तो धीरे धीरे जो है राजनीतिक शून्यता की फिर से स्थिति बनने लगी और कांग्रेस के द्वारा गांधी जी को अब यह कहा जाने लगा कि फिर से कोई एक बड़ा आंदोलन जो है खड़ा किया जाए। लेकिन गांधी जी अभी इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि गांधी जी को यह बात पता था कि अभी लोग जो है तैयार नहीं हैं, और इसके साथ ही कुछ कांग्रेस के सदस्य भी थे जो कि अभी बड़े आंदोलन नहीं चाहते थे। लेकिन इसी बीच अंग्रेजों को भी कांग्रेस की समर्थन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भारत में भी जापान और भारत के जो बाहर में रह रहे थे क्रांतिकारी दल, उनके द्वारा बार बार जो है भारत वाले क्षेत्र पे हमला किया जा रहा था ताकि जो है ब्रिटेन को परेशान किया जा सके। इसके पीछे का मेन कारण ये था कि अभी जो है ये दौर द्वितीय विश्व युद्ध का था, तो इस वजह से जो है अमेरिका जैसे देश बार बार ये दबाव बनाते थे ब्रिटेन के ऊपर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है समर्थन में लिया जाए ताकि जो है भारत को जो है हम सुरक्षित रख सके। इसके पीछे एक और भी कारण था, क्योंकि आप देखोगे कि भारत उस समय ब्रिटेन का बहुत बड़ा उपनिवेश था और वो भारत जैसे उपनिवेश को नहीं खोना चाहता था, इसलिए बार बार वो प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस का जो है समर्थन लिया जाए ताकि जो है उन्हें युद्ध में भी मदद मिल सके और इसके साथ ही जो है भारत में शांति बहाल हो सके और वो निश्चिंत होकर द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर अपना फोकस कर सके। इसके लिए जो है ब्रिटिश के द्वारा एक जो है प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे लिन-लिथगो प्रस्ताव भी कहा जाता है। चूंकि उस समय वायसराय लिन-लिथगो थे, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया जिसे लिन-लिथगो प्रस्ताव भी कहा जाता है। चूंकि यह प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को दिया गया था, इसलिए कुछ किताबों में इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारी ऐसी जो है प्रस्ताव रखा गया था लिन-लिथगो के द्वारा। हालांकि वो प्रस्ताव तो मतलब ब्रिटेन सरकार की तरफ से था, लेकिन उसमें जो है मुख्य जो बातें थी जो कि हमें जानना चाहिए और इतिहास के दृष्टिकोण से थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो थी मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो पहला ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाता। डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि जो है कमोबेश आंतरिक जो स्वशासन है या फिर कह सकते हैं जो जिसे हम स्वशासन कहते हैं, वो भारतीयों को दे दिया जाता। बस 3 बातों पे जो है अंग्रेजों का जो है अधिकार रहता, जैसे कि संचार हो गया, विदेश नीति हो गया या फिर सेना हो गया। बाकी जो है जितने भी मतलब शासन के काम थे वो भारतीयों को दे दिया जाता। तो ये प्रावधान किया गया। दूसरे इसमें जो प्रस्ताव था उसमें था भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक संविधान सभा गठित करने का अधिकार होगा, संविधान सभा गठित करने का अधिकार होगा और इसमें भारतीयों की हिस्सेदारी होगी या फिर कह सकते हैं कि भागीदारी होगी, जो अपने लिए जो है एक संविधान का निर्माण करेगी और उसी के अनुसार जो है भारत में शासन को संचालित किया जाएगा। तीसरी अगर हम प्रस्ताव की बात करें तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, वायसराय कार्यकारिणी परिषद, इसमें भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाना था और इसके साथ ही जो है अब बड़े जो भी निर्णय होते थे उसमें भारतीयों का सहयोग लेना अनिवार्य कर दिया गया था। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अगस्त प्रस्ताव में इन्हीं सभी बातों के ऊपर चर्चा चला था, लेकिन कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके पीछे का कारण यह था कि अब जो है भारतीय जो नेता थे वो खासकर अगर कांग्रेस की बात करें
तो डोमिनियन स्टेट से खुश नहीं होने वाले थे, चूंकि उन्होंने 1929 के अधिवेशन में ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी थी। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि वो अब ये नहीं चाहते थे कि भारत में ब्रिटिशों का जो है शासन चले, तो इसलिए डोमिनियन स्टेट की तो कोई बात ही नहीं होनी थी। तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जो है इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। दूसरी तरफ इसमें अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें, तो चूंकि इस प्रस्ताव में अलग से मुस्लिम कंट्री यानी पाकिस्तान की कोई डिमांड ही नहीं थी या फिर कोई ऐसा निर्देश ही नहीं था, तो मुस्लिम लीग के जो उस समय अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इस बात को इसलिए ठुकरा दिया चूंकि इसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। तो इस वजह से आप देखोगे कि ये लिनलिथगो प्रस्ताव या फिर जिसे हम अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, इसे दोनों बड़े दलों के द्वारा ठुकरा दिया जाता है और लिनलिथगो को यहाँ पर खाली हाथ लौटना पड़ता है। इसके पश्चात भारत में जो है कांग्रेस के द्वारा फिर से जो है गांधी जी के ऊपर दबाव बनाया जाता है और उन्हें जो है एक नए आंदोलन को शुरू करने के लिए मतलब प्रेरित किया जाता है। लेकिन गांधी जी अभी नहीं चाहते हैं कि कोई जो है बड़ा आंदोलन हो। इसके पीछे उनके मन में दो बातें चल रही होती है। एक तो जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है, गांधी जी का यह मानना था कि ब्रिटेन जो है दूसरे पक्ष से जो युद्ध लड़ रहे हैं जैसे कि जापान और जर्मनी, उसकी तुलना में ये ज़्यादा जो है उदार हैं, तो इन्हीं के हाथों से जो है हमें आगे स्वतंत्रता मिल सकती है, तो हमें द्वितीय विश्व युद्ध में इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए और हमें जो है अभी जो है कुछ दिनों के लिए आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के अन्य सदस्यों के द्वारा गांधी जी के ऊपर दबाव बनाया जाता है। इसके पश्चात आप देखोगे तो गांधी जी के द्वारा 1940 ईस्वी में हालांकि बड़े आंदोलन नहीं करके एक छोटा सा आंदोलन जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसे आरंभ किया जाता है और इसके माध्यम से अंग्रेजों को यह संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि वो हमारे धैर्यों की परीक्षा ना ले, हम अपनी आज़ादी के लिए तत्पर हैं और हमारी बातों को माना जाए और इसके साथ ही भारतीयों के ऊपर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर रोक लगा दी गई थी उसे जो है बहाल किया जाए। तो इसी क्रम में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाता है। इसमें किया जाता है यह कि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग व्यक्तियों को जो है आमरण अनशन पे बैठाया जाता है और वहाँ पर ब्रिटिशों के समक्ष अपनी मांगों को रखा जाता है। इसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कुछ जो पहले या फिर दूसरे सत्याग्रही हैं उनसे रिलेटेड सिविल सेवा में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरह के आंदोलन में सर्वप्रथम जो है बैठने वाले कौन सत्याग्रही थे। तो अगर हम बात करें प्रथम सत्याग्रही की तो वो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे। वहीं दूसरे और तीसरे सत्याग्रही की बात करें तो वो थे, दूसरे तो जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे जो सत्याग्रही थे उनका नाम ब्रह्मदत्त था। हम इन तीनों का ही नाम क्यों लिए? चूंकि आप देखोगे तो पिछले 18वीं या 69वीं बीपीएससी की बात करें तो उसमें तीसरे सत्याग्रही के बारे में प्रश्न पूछ चुके हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 3 सत्याग्रही का नाम लेने का प्रयास किया। चूंकि आप देखोगे तो कई एसएससी जैसे एग्जाम में प्रथम सत्याग्रही के बारे में ही पूछते हैं, लेकिन हम लोगों ने तीनों का नाम इसलिए बता दिया चूंकि आगे अगर इतना भी आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप सक्षम रहें और इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है कि आप देखोगे लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को ब्रिटेन के द्वारा या फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, तो वो सभी इम्पोर्टेंट उतने नहीं हो जाते हैं। हालांकि हमें इसके केंद्र में यह बात ध्यान रखना चाहिए कि ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था और इसे किसने आरंभ किया था। और इसमें एक बात और जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय सत्याग्रही कौन थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक देखा कि कैसे जो है 1929 ईस्वी से लेकर 1940 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है किस प्रकार से चल रहा था और गांधी जी ने जो है अपनी भूमिका का निर्वहन किस प्रकार से किया। अगर हम एक छोटे से मतलब रिवीजन करना चाहें जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो 2 मिनट में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने अभी तक देखा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी क्या थी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अलग अलग वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो या फिर जो पूंजीपति वर्ग हो। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि 1929 ईस्वी में लाहौर जो अधिवेशन हुआ था
कांग्रेस का उसमें जो अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने कैसे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी थी। और हालांकि 1929 के अधिवेशन में ही इन्होंने जो है अगले वर्ष से स्वतंत्रता दिवस की तो मांग रखी ही थी, और 1929 में ही इनके द्वारा झंडा को फहराया गया था, तो इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके पश्चात हम लोगों ने देखा कि कैसे 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, जो कि हम लोगों ने देखा कि गांधी जी ने लगभग किसान, मजदूर और पूंजीपति तीनों वर्गों के मुद्दे को उठाया था, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने जो बल दिया था वो था नमक का मुद्दा, चूँकि वो सभी के हितों से जुड़ा हुआ हो जाता है और ये थोड़ा जो है इमोशनल भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये समझा। उसके पश्चात हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन के पश्चात गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था। इसके पश्चात कुछ दिनों के लिए जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है स्थगित भी कर दिया गया था, लेकिन फिर जब इनकी मांगों को नहीं रखा गया था तो फिर से 1932 ईस्वी के पश्चात गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को कंटिन्यू किया गया। और इसी के पश्चात हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, जिसमें द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन था उसमें गांधी जी भाग लिए थे या फिर कांग्रेस कह सकते हैं। बाकी कोई भी जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है उसमें कांग्रेस और गांधी जी जो है भाग नहीं लिए थे। लेकिन इसमें एक बात और जो ध्यान रखने योग्य है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी में हम लोगों ने देखा था कि कैसे तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 ईस्वी में हुआ था, इसमें रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की जाती है, जिसके पश्चात गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन किया गया था। और इन दोनों के बीच जब समझौता हुआ था तो उसके पश्चात जो है निम्न जाति से संबंधित जो है सीटों को आरक्षित कर दिया गया था, जो कि पहले 71 था, उसे बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। इसके पश्चात हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है 1935 का एक्ट आता है और इसमें जो है केंद्र में जो द्वैध शासन लगा दिया जाता है और प्रांत से द्वैध शासन को हटा दिया जाता है। और इसी के आधार पर 1937 में चुनाव हम लोगों ने देखा, जिसमें कांग्रेस ने लगभग 6 राज्यों में जो है अपने दम पर सरकार बनाने में सफल हुआ। और वही 2 स्टेट की अगर बात करें तो उसमें गठबंधन की सरकार बनाया था। इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे जो भी सांप्रदायिक दल थे, चाहे हिंदू महासभा हो या फिर मुस्लिम लीग जैसे संगठन हो, तो उन्होंने जो है काफ़ी विफलता हासिल की थी, जिसके पश्चात वो सांप्रदायिक राजनीति की तरफ मुड़ जाती है। और इसमें हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा कि कैसे 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस से पूछे भारत को शामिल कर दिया जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में, जिसके पश्चात कांग्रेस जो है अपने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे देता है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम लीग ने कैसे मुक्ति दिवस मनाया। और इसके पश्चात तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ही कि कैसे जो है 1940 में लिलितगो प्रस्ताव आता है और उसके पश्चात गांधी जी ने कैसे जो है अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि 1940 ईस्वी से लेकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक किस प्रकार के जो है आंदोलन चले हैं और उसकी जो है क्या रणनीति रही है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अब इससे जुड़े हुए हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी। ऑप्शन है आपका बेलगांव अधिवेशन 1924, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927। तो लाहौर जो अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था, इसमें जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी, जो कि उस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1930, चूँकि 1930 के लाहौर अधिवेशन में ही यह घोषणा की गई थी कि अगले वर्ष वो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। अगला क्वेश्चन है घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला,
यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा दांडी मार्च, चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा ऐसा कथन बोला गया था। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की यात्रा से संबंधित दांडी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है मेहसाना, भुज, नवसारी, द्वारका। नवसारी जिला से संबंधित है ये दांडी, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवसारी। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट या फिर समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1921, 1929, 1931 और लास्ट ऑप्शन है 1933। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1931 में गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। और इसी के पश्चात कांग्रेस ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत किया था यानी भाग लिया था? ऑप्शन है केवल प्रथम, केवल द्वितीय, केवल तृतीय और लास्ट ऑप्शन है प्रथम एवं तृतीय। तो गांधी जी या फिर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो कि गांधी इरविन पैक्ट होने के पश्चात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल द्वितीय। वही अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में, तो उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बाल्डविन, नेविल चैम्बरलिन और लास्ट ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने तृतीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात 1932 ईस्वी में इस प्रकार की घोषणा किया था। इसका अर्थ यह था जो निम्न जाति के लोग हैं उनके लिए भी अलग से पृथक निर्वाचक मंडल तैयार करना, जैसे कि 1919 के एक्ट में मुस्लिम लीग को दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड, चूंकि वो उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, M.R. मसानी और लास्ट ऑप्शन है अशोक मेहता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, चूंकि वो राजा रजवाड़ा से बहुत ही क्षुब्ध रहा करते थे। उनका मानना था कि न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता होना चाहिए बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता भी होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन में प्रांतीय स्वायत्तता निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत मिली थी? ऑप्शन है 1892, 1909, 1919 और लास्ट ऑप्शन है 1935। तो प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के एक्ट के तहत दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? ऑप्शन है 11, 9, 6 और लास्ट ऑप्शन है 3। तो हम लोगों ने बात भी किया था कि 6 राज्यों में कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है, और जबकि 2 राज्यों में जो है उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक देखा कि 1929 ईस्वी से लेकर 1940 ईस्वी तक के क्या घटनाक्रम थे और इसमें गांधी जी का योगदान क्या था। अब हमारा एक क्लास मात्र बच गया है, जिसमें हम लोग आज़ादी तक की सफ़र तय करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।